Hello, dear student. Welcome you all in this lecture session. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management, Part 1. And last class we had discussed about the foot rot of papaya, and today we will discuss another important disease of papaya, that is leaf curl. So today we will discuss about the leaf curl of papaya. So let's start. So leaf curl of papaya is a viral disease, means it is caused by a virus, and that virus is papaya leaf curl virus. Host is Carica papaya L. Disease name papaya leaf curl, and the pathogen name is papaya leaf curl virus. In short, it is called as PLCV. Papaya leaf curl was first reported in Tamil Nadu in 1939, and it is reported by Thomas and Krishnaswamy in 1939. Papaya has considerable economic importance to papaya industry in India because India is the largest producer around the world of papaya. Uh, this disease is of moderate incidence and widely distributed in India. Means जहाँ जहाँ पे भी पपाया की खेती की जाती है, जहाँ जहाँ पे भी पपाया का कल्टीवेशन किया जाता है, वहाँ पे यह डिसीज़ बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मॉडरेट इंसिडेंस इसका देखा गया है. बट रीसेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा पपाया इंडिया में पपाया फील्ड्स पे कंटिन्यूसली इंसिडेंस ऑफ पपाया लीफ कर्ल बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि जो इसके सिम्टम्स को हमेशा ज़्यादा देखा गया है, जो कि सीवियर इकोनॉमिक लॉसेस का कारण हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिम्टम्स. सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यह जो डिसीज़ है यह मोस्टली, जैसे कि इसका नाम है लीफ कर्ल, यानी कि लीफ में कर्लिंग होती है, यानी कि पत्तियों में मुड़ाव हो जाता है, पत्तियां मुड़ने लगती है, जो कि इसका मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स है. स्टार्टिंग में सिम्टम्स जो लीव्स होती है वो नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड्स रोल होने लगती है, एंड इनवर्ड्स की तरफ पे यह इन्वर्टेड कप फॉर्म करने लगती है, और जो इसकी वेन्स होती है वह थिक होने लगती है, यानी कि वेन्स जो होती है वो मोटी होने लगती है, एंड जो लीफ का एरिया होता है वह धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है. लीफ के एरिया में खिंचाव होने के कारण ही यह इसमें मुड़ने की समस्या देखी जाती है, यानी कि रोलिंग हो जाती है. जैसे ही इसमें वायरल इन्फेक्शन करता है, धीरे धीरे यह प्लांट में सिम्टम्स बनाना स्टार्ट कर देता है. कभी कभी केवल और केवल सिम्टम्स है वह केवल टॉप पे दिखाई देती है, यानी कि पूरे प्लांट पे देखने को नहीं मिलेगा, केवल यह पे प्लांट के ऊपरी हिस्से पे सिम्टम्स देखने को मिलता है. लेकिन यह डिसीज़ एडवांस स्टेज में डिफोलिएशन हो जाता है, यानी कि जो लीव्स होंगी वह उसमें लीफ कर्लिंग तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन साथ ही वह उनमें डिफोलिएशन हो जाएगा, यानी कि पत्तियां झड़ जाएंगी, और जो प्लांट का ग्रोथ है वह भी रुक जाएगा. तो ये इसके मेजर सिम्टम्स थे. मेजर सिम्टम्स में जो लीव्स होती हैं उनमें कर्लिंग होने लगती है, और इनकी वेन्स मोटी होने लगती है. जो लीफ एरिया होता है वो कम होने लगता है, और जो कर्लिंग होती है वो किस किस तरफ होती है, वो नीचे की तरफ होती है, यानी कि डाउनवर्ड्स की तरफ में, या फिर कभी कभी केवल प्लांट का ऊपरी हिस्सा ही इन्फेक्टेड होगा, यानी कि जो सिम्टम्स होंगे वो केवल ऊपरी हिस्से पे ही दिखाई देंगे. साथ ही एडवांस स्टेज में क्या हो रहा है, डिफोलिएशन हो जा रहा है, यानी कि पत्तियों में जो पत्तियां हैं वो झड़ जा रही हैं. झड़ने से क्या होगा, पूरा का पूरा जो लीव्स है वह अगर डिफोलिएट हो जाएगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, स्केलेटनाइज्ड दिखने लगेगा. साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है. ऐसे में जो प्रोडक्शन होता है फ्लावर एंड फ्रूट का वह भी कम हो जाता है, यानी कि जो फ्लावर्स होती है या तो वो भी प्लांट में झड़ जाती हैं. अगर अर्ली इन्फेक्शन होगा तो जो फ्लावर्स होंगे वो झड़ जाएंगे. अगर फ्लावर्स झड़ जाएंगे तो फ्रूट्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे. लेकिन अगर फ्लावर्स नहीं झड़े हैं, यानी कि अगर लेट इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर फ्लावर्स डेवलप हो चुके हैं और फ्रूट भी डेवलप होने लगा है, तो जो फ्रूट्स होंगे वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे, यानी कि जो उनका साइज़ होगा, जो उनका शेप होगा, वह प्रॉपर शेप में नहीं आएगा, या फिर वह अपने साइज़ से बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, जो उनकी नॉर्मल साइज़ है उनसे छोटे हो जाएंगे, या फिर उनका जो शेप है वह प्रॉपर शेप ना आके इम्प्रॉपर शेप में वह आ जाएगा, या फिर जो
फ्रूट्स होंगे वह भी गिर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो तो इमेच्योर केस, अगर जो फ्रूट्स होंगे वो मैच्योर भी नहीं रहे होंगे, उससे पहले ही भी झड़ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिम्टम्स में कैसे किस तरह से जो लीफ है वो नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मुड़ चुकी है और जो वेन्स हैं वो भी मोटी होती जा रही है, थिक होते जा रही है। फ्लावर में भी आ सकते हैं कि बहुत ही कम फ्लावर इसमें डेवलप हुआ है या इन्फेक्शन का बहुत ही अर्ली स्टेज है। सो ये था PLCV अफेक्टेड पपाया प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सिस्टमिक पोजीशन। सो जैसे कि यह इसका डोमेन है वायरस और यह एक DNA वायरस है, यानी कि ये जो वायरस है यह क्या है, ये DNA है। इसकी फैमिली है जेमिनी विरिडी एंड जीनस है बेगोमो वायरस, स्पीसीज पपाया लीफ कर्ल वायरस। ये था इसका सिस्टमिक पोजीशन पैथोजन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ स्प्रेड। मोस्टली जितने भी वायरल डिसीज़ है हम सब जानते हैं कि वायरस डिसीज़ हमेशा किसी वेक्टर के थ्रू ही स्प्रेड होती है या किसी टूल्स के थ्रू। तो यह जो वायरस है यह मेनली सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई यानी कि बेमेसिया टबैसी के कारण ट्रांसफ़र होता है। इसका जो मेन वेक्टर है वह है वाइट फ्लाई, सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई। एंड साथ ही साथ इन्फेक्टेड सीड, अगर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड सीड या सिडलिंग्स या फिर ग्राफ्टिंग मटेरियल के द्वारा फील्ड में आ सकता है। पर जो उसका प्राइमरी इन्फेक्शन होगा वह केवल और केवल सिल्वर लीफ वाइट फ्लाई के थ्रू होगा। एक बार अगर प्लांट में इन्फेक्शन आ गया तो इस तरह से इन्फेक्टेड प्लांट का अगर हम फ्रूट यूज़ करते हैं, अगर हमें मान लीजिए लेट कंडीशन में हमें डिसीज़ का पता चलता है या फिर डिसीज़ हमें समझ ही नहीं आती, जो कर्लिंग है बहुत ही कम हो लेकिन फ्रूट क्या है इन्फेक्टेड है, तो इस तरह के इन्फेक्टेड फ्रूट का अगर हम सीड्स यूज़ करते हैं सोइंग के लिए या फिर हमें सीडलिंग्स के रूप में इनको तैयार करके फील्ड में प्लांटिंग करते हैं, तो जो प्लांट तैयार होगा वह भी क्या होगा, वह भी इन्फेक्टेड होगा। साथ ही साथ हम ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट का अगर ग्राफ्टिंग मटेरियल भी यूज़ करेंगे तो जो पौधा तैयार होगा वह भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा लीफ कर्ल वायरस से। सो ये था इसका मोड ऑफ स्प्रेड। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। जैसे कि हमने मोड ऑफ स्प्रेड आपने देख चुके हैं कि इसमें किस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है, तो ये था मोड ऑफ स्प्रेड। इसके अलावा जो वेक्टर हैं ये काफ़ी वक्त के लिए ये मेनली जो है ये सैक या सैप ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता, ये वेक्टर के थ्रू होता है। जब वेक्टर कंटिन्यूअसली इन्फेक्टेड प्लांट पे काफ़ी लंबे समय तक के लिए फीडिंग करते हैं तो ये अपनी बॉडी में ही एक्वायर कर लेते हैं। सैप एंड सैक ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये टूल्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इस तरह के इन्फेक्टेड फील्ड में अगर वर्क करते हैं तो जो टूल्स है उसमें इन्फेक्टेड प्लांट का सैक या सैप चिपक जाता है और हम किसी हेल्दी फील्ड में अगर वर्क करते हैं तो वह भी हेल्दी फील्ड में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें सैक या सैप ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसमें ट्रांसमिशन हो रहा है आपका डायरेक्ट वेक्टर के थ्रू जो कि अपनी बॉडी में वायरस को एक्वायर कर रहा है। एक्वायर करने के बाद यह काफ़ी देर बाद अन्य हेल्दी प्लांट में फीडिंग करने के बाद वायरस को उस हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट। हम इसके मैनेजमेंट के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम 1% ऑयल इमल्शन का स्प्रे कर सकते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स में, जो कि जो डिसीज़ है उसको तो डिसीज़ पे यह को एक्चुअली कंट्रोल नहीं करता, यह एक्चुअली इसके वेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जो ऑयल इमल्शन है वो वेक्टर्स को फील्ड क्या होता है, अगर हम ऐसे प्लेस पे ऑयल इमल्शन को स्प्रे करें जहाँ पे जो इंसेक्ट है ये वाइट फ्लाई है वो सबसे ज़्यादा हैबिटेट पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या होंगे, ऑयल इमल्शन के थ्रू यह वहाँ पे चिपक जाएंगे और वहीं पे डेथ कर जाएंगे। साथ ही साथ हम केमिकल ट्रीटमेंट में कार्बाफ्यूरॉन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सॉइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम सोइंग के वक्त ही हमें क्या करना है, सॉइल में अप्लाई करना है कार्बोफ्यूरॉन को, जिसका रेट होगा 1 kg पर हेक्टेयर, यानी कि हमें पूरे हेक्टेयर में 1 kg ही कार्बोफ्यूरॉन को अप्लाई करना है। और केवल ये कहाँ में करना, जहाँ पे एरिया ऑफ प्लांटिंग, जिस एरिया में हम प्लांटिंग करने वाले हैं उन्हीं सॉइल में हमें अप्लाई करना है, और अदरवाइज़ पूरे फील्ड में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जहाँ पे हमें पौधों को लगाना है, यानी कि सीडलिंग्स को हमें जहाँ पे सोइंग करनी या सीड्स को हमें सोइंग करनी, केवल वहाँ पे ही कार्बोफ्यूरॉन को अप्लाई करना है एज अ सॉइल एप्लीकेटर। नेक्स्ट है, इसके अलावा हम मेन फील्ड पे भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं।
वाइट फ्लाई के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि वायरल डिसीज़ में हम किसी भी तरह का वायरस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम वायरस के वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वायरस के वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें 4 to 5 फोलियर स्प्रे देना होगा, यानी कि हमें 4 से 5 बार इन फोलियर स्प्रे को अप्लाई करना होगा डिफरेंट केमिकल्स का। ये केमिकल्स हैं आपके, जिसे हम इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं, डाइमेथोएट जिसका अमाउंट होगा 0.05%, या फिर हम मेटासिस्टॉक का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका अमाउंट है 0.02%, जो कि एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। या फिर हम नूवा कैरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नूवा कैरॉन का जो अमाउंट होगा वह रहेगा 0.05%, यानी कि हमें डाइमेथोएट एंड नूवा कैरॉन क्या होगा, उनको 0.05% अप्लाई करना होगा, एंड मेटासिस्टॉक को 0.02% के रेशियो में अप्लाई करना होगा। और हम इन्हें हर 10 दिन के इंटरवल में अप्लाई करेंगे, यानी कि हमें 4 से 5 जो फोलियर स्प्रेइंग देनी होगी, उन्हें हम आफ्टर सोइंग के प्लांटिंग के बाद, जैसे हमें सिम्टम्स अगर हमें वाइट फ्लाई का पॉपुलेशन दिख रहा है, तो हमें हर 10 डेज़ के इंटरवल्स में 4 to 5 टाइम फोलियर स्प्रेइंग करनी होगी। तो ये था इसका केमिकल। अब हम देखते हैं कल्चरल प्रैक्टिस। कल्चरल प्रैक्टिस में हमें क्या करना होगा, जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं, पहले जैसे कि अगर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड प्लांट से हो रहा है, या फिर अगर हमें प्लांट में यानी कि फील्ड में अगर हमें इन्फेक्टेड प्लांट दिखाई स्टार्ट सिम्टम्स हमें दिखाई देने लग रहे हैं, तो हमें इस तरह के प्लांट्स को कम्प्लीटली फील्ड से रिमूव करना होगा। अगर हम इसे कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, तो जो फील्ड में जो अर्ली इन्फेक्शन हो रहा है, वह अर्ली इन्फेक्शन फील्ड से रिमूव हो जाएगा, और जो अन्य हेल्दी प्लांट है वो इन्फेक्शन होने से बच जाएंगे। इस तरह के प्लांट को हमें फील्ड से रॉग आउट करना होगा, एंड उन्हें या तो हमें जला देना होगा या फिर ज़मीन में कहीं गाड़ देना होगा। बट सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम इस तरह के प्लांट को जला ही दे, तो ज़्यादा बेटर है। सो ये था इसका अर्ली इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हम ग्रैनुलर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने कुछ इंसेक्टिसाइड यहाँ पे पढ़े, आपका कार्बोफ्यूरॉन, डाइमेथोएट, नोवाकॉन, मेटासिस्टॉक, जो कि जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन क्या है, एक ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें फील्ड में कुछ पर्टिकुलर वीड्स को रिमूव करके रखना चाहिए, स्पेशली मानसून सीज़न में, क्योंकि मानसून सीज़न में क्या होता है, जो वाइट फ्लाइट क्या उनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो हमें ऐसे समय पे मानसून सीज़न में क्या होना है, हमें फील्ड में वीड को बिल्कुल भी रहने नहीं देना है। अगर वीड उसमें इमर्ज होता है, वीड का पॉपुलेशन हमें दिखता है, तो हमें वीड्स को हमेशा बीच बीच में निकालते रहना चाहिए, ताकि जो आपके वाइट फ्लाई हैं उनको शेल्टर ना मिल सके। अगर हम या फिर अगर ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर पपाया सोइंग के बाद ही करना, अगर हमें इस फील्ड में पपाए की कल्टीवेशन करनी है, तो उसमें हमें पहले से ही ये प्रीवियस प्रिकॉशन है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। प्रीवियस प्रिकॉशन में हमें हमेशा फील्ड को वीड फ्री रखना चाहिए। वीड फ्री रखने से हमारा जो डिसीज़ होगा वो फील्ड पे नहीं आएगा, क्योंकि हम इसका जो वीड्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके वाइट फ्लाई को शेल्टर दे रहे हैं। तो अगर हम वीड ही नहीं रहेगा, तो वाइट फ्लाई को शेल्टर भी प्रोवाइड नहीं होगा। साथ ही साथ हम कुछ पर्टिकुलर होस्ट क्रॉप्स को फील्ड में रिमूव कर देना चाहिए, या फिर पपाया फील्ड के आसपास इन्हें नहीं रहने देना चाहिए, जैसे कि टबैको, टमाटो, सनहैम और केप, गॉसबेरी, चिली, पिटूनिया, धतूरा, जीनिया एंड लैंटेना कैमेरा एक्सेट्रा। इन डिफरेंट पॉपुलेशन को हमें पपाया के फील्ड के आसपास ग्रो नहीं होने देना है। अगर वह ग्रो हो रहा है तो हमें इन्हें रिमूव कर देना है। साथ ही साथ इस तरह के जैसे कि कुछ कल्टीवेटेड क्रॉप है आपके, टबैको, टमाटो, सनहैम, इस तरह के हमें क्रॉप को भी आसपास उनकी सोइंग नहीं करनी है। और जो कि केप ग्रॉसबेरी, आपकी पिटोनिया, जीनिया एंड लैंटेना है, ये सब क्या है आपके ग्रास वीड्स है, तो इन्हें भी हमें फील्ड में नहीं रहने देना है, ना ही इसके आसपास रहने देना है, क्योंकि ये सारे ही वाइट फ्लाई के होस्ट प्लांट्स है। सो इस तरह से हमें इन डिफरेंट क्रॉप्स को या वीड्स को हमें फील्ड पे या फील्ड के आसपास उगने नहीं देना है, जगने नहीं देना है, जिससे क्या होगा, जो वाइट फ्लाई है उनको शेल्टर प्रोवाइड नहीं होगा। साथ ही साथ हम बॉर्डर क्रॉप्स और इंटर क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बॉर्डर क्रॉप्स और इंटर क्रॉप का यूज़ करते हैं,
तो जो हमारी जो मेन क्रॉप है यानी कि जो पपाया, उसमें इन्फेक्शन वेक्टर पेस्ट के इन्फेक्शन से वह बचा रहेगा, या फिर इन्फेक्शन भी होगा तो बहुत कम होगा, जिसे हम अर्ली प्रिकॉशन में रिमूव करके मेन प्लांट को बचा सकते हैं। तो बॉर्डर क्रॉप और इंटर क्रॉप में हमें मेज़, बाजरा और सॉर्गम का यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हमें बॉर्डर क्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं या इंटर क्रॉप के रूप में भी यूज़ करते हैं। मेज़, बाजरा और सॉर्गम लगाने से क्या होगा, जो वाइट फ्लाई है उनका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इन क्रॉप्स पे होगा, और जिससे हम माइनर क्रॉप्स पे होगा और हमारी मेजर क्रॉप है वह बच जाएगी, यानी कि हमारा पपाया बच जाएगा। तो इस तरह से हम पपाया के फील्ड में पपाया प्लांट्स को वेक्टर पेस्ट से बचा सकते हैं इन दी हेल्प ऑफ बॉर्डर क्रॉप्स एंड इंटर क्रॉप, दैट इज मेज, बाजरा एंड सॉर्गम। साथ ही साथ हम फील्ड में वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, उनके पॉपुलेशन को का ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप से क्या होगा, वाइट फ्लाई का पॉपुलेशन भी कम होगा और साथ ही साथ हम उनके पॉपुलेशन का हमें ज्ञात रहेगा कि हाँ इस फील्ड में पॉपुलेशन वाइट फ्लाई की है या नहीं। साथ ही साथ हम नीम बेस्ड पेस्टिसाइड का रेगुलर स्प्रेइंग से भी डिसीज़ पैथोजन का तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम जो वाइट फ्लाई उनको कंट्रोल कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं सिम्टम्स को, जैसे कि नीम बैन और नीमागॉन @0.3% को हम 2 वीक्स के इंटरवल्स में फील्ड में स्प्रे करने से डिसीज़ में यह एक बायो कंट्रोल एजेंट्स है, बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में हम इन्हें यूज़ करेंगे, यानी कि बायो पेस्टिसाइड्स हैं ये। तो इस तरह के बायो पेस्टिसाइड्स को भी हम यूज़ करके हम फील्ड पे वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पपाया की नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो हमेशा उसे नेट हाउस में ही प्रिपेयर करना चाहिए। नेट हाउस में प्रिपेयर करने से क्या होगा, जो वाइट फ्लाई है वो नेट हाउस में एंटर नहीं कर पाएगी और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी। या फिर हमें जो वाइट फ्लाई हैं उन वाइट फ्लाई, इससे क्या होगा, जो वाइट फ्लाई होगी वो आइसोलेटेड हो जाएंगे, जो प्लेस होगा हमारा वो पपाया नर्सरी का जो एरिया रहेगा वो फ्री हो जाएगा वाइट फ्लाई से, और इस प्रकार से नेट हाउस में सोइंग करने से हमें जो वाइट फ्लाई है वो एंटर नहीं कर पाएगी और वो आइसोलेटेड एरिया हो जाएगा जिसमें किसी भी तरह के वेक्टर एंटर नहीं कर पाएंगे। या साथ ही साथ हम इमेडा क्लोरपिड 0.3% का रेगुलरली एप्लीकेशन करना है, स्प्रेइंग करना है नर्सरी में। अगर नर्सरी में किसी तरह से इनफैक्ट अगर हम नेट हाउस का यूज़ नहीं कर रहे हैं या नॉर्मल पॉली हाउस या फिर ग्रीन हाउस में अगर हम इसका नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो हम इमिडाक्लोरपिड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिनको हमें 21 डेज ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर इसका रेगुलरली स्प्रेइंग करना है। तो यह था पपाया का मैनेजमेंट। इन डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम पपाया में लीफ कल के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और हमारे मेन क्रॉप पपाया को इस डिसीज़ से बचा सकते हैं, ताकि हमें जो इकोनॉमिक लॉस है वो ना देखने को मिले, जो हमारे फार्मर्स उनको इकोनॉमिक लॉस ना हो, और हम कंटिन्यूअसली पपाया का प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी में और अच्छे अमाउंट में करते रह सकें। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम अनदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।